जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और अब बात होगी ख़वातीन के मसाइल के हवाले से। और एक बहुत बड़ा जो है एक इसको हम प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं कुदरती एक चीज़ भी है, और वो है मेनोपॉज़। जब मेनोपॉज़ आता है तो ख़वातीन को एक तो उसका पता नहीं चलता, और कई ऐसी ख़वातीन हैं, हम इसका बताएंगे भी कि मेनोपॉज़ आखिर होता क्या है और किस उम्र से शुरू हो जाता है। उसके बाद उसके मसलो मसाइल बहुत सारे होते हैं। उसको आपको कुदरती ग़िज़ा से भी आपको उसको सही करना है, एक्सरसाइज से भी सही करना है, लेकिन किस उम्र से और ये किस तरह से इसको हम सेट कर सकते हैं, इस पे बहुत सारी बातें आज होंगी। अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अतरूबा इस्माइल जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम और अस्सलाम, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। हैं डॉक्टर हिबा उस्मान जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हमारे साथ ऑनलाइन वो मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और सबसे पहले तो मैं अतरूबा से उनके नाम का मतलब पूछूंगी। अतरूबा इतर से निकला है, इतना इल्म इतना की से? खुशबू। जी, अरे जी। वाह, इल्म की खुशबू, क्या बात। और बाकी आप में है भी। अम्मी ने नाम सोच फुप्पो ने रखा था। फुप्पो ने रखा था, देखें। और माशाल्लाह आज आप और डॉक्टर मुझे भी आज हैं। तक कोई ऐसे इस नेम का बंदा मिला नहीं है अभी नहीं, तक मुझे भी नहीं पर्सन। मिला। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सोचा शायद गलत लिखा है, फिर मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, यही मेरा नाम है। अच्छा जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर अतरूबा, मैं आपकी जी। तरफ ही आऊँगी। मेनोपॉज़ जो है ये स्टार्ट कब होता है? क्या ये हमने जितना सुना है कि 45 के बाद ये जी। कभी भी हो सकता है। क्या ये इससे कम एज में भी हो सकता है? पहले तो ये बताएँ। और मेनोपॉज़ होता क्या है? अच्छा, मेनोपॉज़ बेसिकली ये होता है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं या जो माहवारी आती है उसका रुक जाना। 1 साल तक अगर माहवारी आना बंद हो जाती है तो ये अब हम इसको मेनोपॉज़ कैटेगराइज़ कर देते हैं कि बस ये फ़ीमेल मेनोपॉज़ में चली गई हैं। और जो आप क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या ये 45 से पहले भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और डिफरेंट रीज़न हैं इसमें। कुछ हम कैटेगरीज़ ले लेते हैं जिसमें एक होता है सर्जिकल मेनोपॉज़, यानी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं या बहुत सारे ऐसे ज़नाना अमराज़ हैं जिनकी बिना पर अगर किसी ख़ातून की सर्जरी हो जाती है और यूट्रस रिमूव बच्चादानी, करना पड़े, बिल्कुल हाँ। बच्चादानी निकाल दी जाती है, या किसी वजह से उनके अंडेदानी मुतासिर हों, क्योंकि बेसिकली मेनोपॉज़ में क्या होता है, हमारे अंडे बनना बंद हो जाते हैं। एक अगर बच्ची पैदा होती है, अगर मैं स्टार्ट से बात करूं, बच्ची पैदा होती है और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसी टाइम एक ना अमाउंट में एग्स हमें मिल जाते हैं हर उसी फीमेल। वक्त ही एग्स मौजूद, अच्छा इन उसके बाद यूट्रो डेवलप नहीं अगर वो होते? प्रेग्नेंट, हाँ। मतलब माँ के पेट में होती है वो बच्ची, तब से एग्स आ जाते हैं। फिर ये होता है कि जब तक वो प्यूबर्टी की एज पे या बालिगपन पे पहुंचती हैं तो एग्स ना लिमिटेड अमाउंट में अब बच गए। पहले मिलियंस की तादाद में होते हैं, फिर बचते बचते जब तक वो प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है, लिमिटेड दोनों एग्स में, यानी जो दोनों ओवरीज में एग्स में मतलब कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हर मंथ जो हमें माहवारी आती है, पीरियड्स आते हैं, वो हर महीने हमारा एग मैच्योर होता है एक। और वो अगर तो अनमैरिड हैं लड़की, उनका माहवारी की सूरत में वो बाहर आ जाता है। दूसरा, अगर वो मैरिड हैं और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि बच्चा बन जाता है उसी एग से। तो क्या होता है, विद टाइम या विद एज जो एग्स होते हैं वो ज़ाहिर है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम में होने लग कम होने जाती लग है, जाती है। इसीलिए ये जो हाँ। हम कहते हैं कि सही एज में आपकी शादी हो, क्योंकि इनफर्टिलिटी के मसाइल, वो फिर एक अलग टॉपिक चला जाता है। तो उसमें ये होता है कि जो हमारे पास पाकिस्तान में मीन एज है ना, वो 45 से लेकर 55 तक है, मतलब 45 से 55 साल की उम्र तक औरत की माहवारी बंद हो जाती है। अब उसमें क्या होता है कि पूरे 1 साल तक आपको माहवारी नहीं आएगी। और उसमें जैसे मैंने बात की, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब यहाँ से आपके एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये नॉर्मल है। अब क्या होता है, कुछ खवातीन को 45 से पहले भी माहवारी बंद हो जाती है, कुछ की जाहिर है फैमिली हिस्ट्री अगर अच्छा, आपके कुछ यहाँ। की माहवारी नहीं भी बंद होती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एग्स की क्वालिटी नहीं रहती है, बिल्कुल या एग्स बिल्कुल। आपके जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते आपके अगर हैं, एक वो भी हार्मोनल चीज, इशू, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हार्मोनल इश्यूज हैं, या आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो जहाँ पे एमआरआई, सीटी स्कैन या एक्सरे वाले डिपार्टमेंट में वो काम कर रही होती हैं, तो उन रेडिएशन से उनकी ओवरीज बहुत मुतासिर होती हैं। अच्छा, या ओके। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी वजह से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आपको मिली हो किसी फीमेल को, हो सकता है अर्ली एज में कोई भी कैंसर है उसका ट्रीटमेंट उन्होंने लिया है, तो उनकी एग्स की क्वालिटी और ओवरीज की
जो मतलब क्वालिटी है वो ख़राब होती है, तो उन ख़वातीन में जल्दी बंद हो जाता है। या एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पास जो बांझपन के साथ ख़वातीन होती हैं और वो प्रॉपर वर्कअप नहीं कराती और वो हर छोटे छोटे क्लिनिक से अंडे बनाने वाली दवाइयाँ लेती हैं कंसीव करने के लिए। उनको तो होता है ना कि जिस डॉक्टर का जिसने बता दिया, अब वो वहाँ जाती हैं, मेडिसिन लेती हैं। अब उसमें क्या होता है, एक मेडिसिन जो हम देते हैं नॉर्मली, तो एक एग मैंने बताया ना मेच्योर होगा हर मंथ में, उस मेडिसिन से 15-20 एग मेच्योर हो जाते हैं। उस अगर आपने एक ही, हाँ एक ही, हाँ अब वो अल्लाह हाँ ताला ने तो लिमिटेड अमाउंट में दिए हैं, अब वो यूटिलाइज होते जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास ना प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर या इनसफिशिएंसी हम उसको कहते हैं, उसके साथ भी प्रेजेंट करती हैं। वो तो इसका मतलब यही कहते हैं। मैं एक दफ़ा डॉक्टर से बात कर जी रही जी थी इस शो पे, तो उन्होंने यही बताया था कि आप जितना हद तक हो सके इसको पहले नेचुरल प्रोसेस कर कर बिल्कुल। देखें। इतनी जल्दी जल्दी जो है ना वो एग मैच्योर की टैबलेट्स ना खाएं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि प्रॉब्लम मेल में आ रही होती है, स्पर्म काउंट उनका ज़ीरो है, हस्बैंड का वर्कअप हुआ नहीं है, फीमेल एग्स पे एग्स बनाने की मेडिसिन ले रही है, कंसीव कर नहीं पा रही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे ठीक है। रिपोर्ट अच्छा, होते हैं। इस पे हम बिल्कुल बात भी, ये तो बड़ा एक लंबा सब्जेक्ट है, जी कभी जी हम इस पे भी ज़रूर बात करेंगे कि जो जिन ख़वातीन के जो है प्री मैच्योर एग्स होते हैं या जिनको प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स होते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। हालांकि मेरे पास सवालात बहुत सारे इसके इससे रिलेटेड भी बिल्कुल आ रहे बिल्कुल। हैं। मेनोपॉज के अलामात क्या होते हैं? अच्छा, इसकी अलामात ऐसा होता है कि अगर आपको जो 45 मीन एज है ना, उससे पहले 10 इयर्स से लेकर 4 इयर्स तक भी कह सकते हैं कि पहले से सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट हम आते हैं अटेंडेंट के, भाई इसको एकदम से ये चिड़चिड़ापन इसको हो गया है, ये गुस्सा करती है। इसमें क्या होता है, इरिटेबिलिटी होती है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, आपको इतनी शदीद गर्मी, वो खातून कहती है कि मतलब एसी। और ऐसा होता है कि हॉट फ्लैशेस के साथ साथ उससे सर्दी भी, मतलब उसको टेम्परेचर का सिस्टम, हमारे पास क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, तो वो एक जवान रखता है खातून को। अब जब क्या हुआ, जब मीनोपॉज के आप करीब पहुंचते हो, ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम हो रहा है, अब ये सारी अलामात स्टार्ट हो अच्छा, जाती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एस्ट्रोजन लेवल आपका हाई भी हो जाता है तो भी प्रॉब्लम्स हो तो जाती है, वही बात है क्योंकि ये। अक्सर लड़कियां बड़े देसी टोटके कर रही, तो ऐसे एस्ट्रोजन लेवल इतना हाई हो जाता है, वो डॉक्टर्स जो हर्बलिस्ट हैं वो सारे ऐसी उनको खुराक देते हैं जिसमें एस्ट्रोजन लेवल बहुत अच्छा। अगर हम फ्लैक्सीड वगैरह बिल्कुल बिल्कुल देख लो, बिल्कुल। उसमें तो इतना ज्यादा ज़्यादा है, एस्ट्रोजन लेवल हाई होता इसमें है, हमारी तो बॉडी उससे में भी प्रॉब्लम होता है क्या? प्रॉब्लम होता है। हाँ, हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों को बैलेंस में चलना बहुत ज़रूरी है, ये जो हमारी ये पूरे। बैलेंसिंग आप जरूर अभी बताएंगे, लेकिन अभी हम जाएंगे हिबा की जानिब और हिबा श्योर से श्योर। पूछेंगे कि हिबा, अब ये प्रोसेसिंग आने वाला है, कहते हैं कि हर चीज़ डिले कर सकते हैं या उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेट भी हो सकता है, बाकी ये कुदरत जो है वो बॉडी किस तरह से उसको रिएक्ट करती है अलग बात है। लेकिन ये कि उसको डिले करने के लिए भी बताइएगा कि अगर जो है आपका मेनोपॉज होने वाला है और पता है कि अब 45 तक एज आ गई है, तो क्या खुराक से भी इसको डिले किया जा सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ना सबसे पहले जो फीमेल है ना, उनको ये देखना चाहिए कि वो अपने नॉर्मल बीएमआई में अप्लाई कर रही है, उसका वेट ओवरवेट या ओबेसिटी में तो नहीं जा रहा, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके बाद जो मसले मसाइल होते हैं, बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। तो अगर वो अपना वेट लॉस, देखिए स्ट्रेस फैक्टर बहुत मैटर करता है इसमें, रूटीन के मैटर्स में। अगर आपकी बॉडी ओवरवेट है, ओबेसिटी ऑफ द बिग स्ट्रेस फैक्टर होता है फीमेल के लिए। अगर वो ये वाला फैक्टर अपना कम कर ले और एक क्लीन डाइट ले अपनी रूटीन में, मैं कहती हूँ हमेशा 25 के बाद अगर आप जितनी खूबसूरत, यानी कि क्लीन डाइट का मतलब है हर ऑर्गेनिक चीज़ ले, हर वो प्रोसेस चीज़ों से अपने आप को दूर रखें जिनमें आपको लगता है कि इससे मैं ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ जाऊंगी। अब लोग पूछते हैं कि बीएमआई का मतलब क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के दरमियान होना चाहिए। 35 बाद या अबव 30 आपको अपना बीएमआई मेंटेन रखने के लिए यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड, कि आइदर जब मैं मेनोपॉज के करीब पहुंचूं या मेनोपॉज मेरा डिले भी हो रहा है, तो मुझे ये मूड स्विंग्स वाली सिचुएशन, मेरी स्ट्रेस की सिचुएशन ना आए। अच्छा, क्लीन डाइट का मैंने जिक्र किया। क्लीन डाइट में आपकी जितनी वेजिटेबल्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स का खास तौर पर मैं जिक्र करूंगी, उनको ऐसे ही लें बगैर कुक किए। कोशिश करें उनको आप रॉ फॉर्म में डाइजेस्ट करें, नहीं हो सकता हल्का सा सौते कर लें, स्टीम कर लें, लेकिन वेजिटेबल फाइबर इंटेक का इस्तेमाल अच्छा करें। हफ्ते में एक दफ़ा यखनी का इस्तेमाल, जो बीफ में कोलेजन, देखें पेशेंट वेरी करता है,
पेशेंट को अपने कंसल्टेंट से पूछना है, आइदर वो कोलेस्ट्रॉल हाई है या हाइपरटेंशन है या वो किसी चीज़ में भी मुब्तला नहीं है, उसको फिर ये जो है ना सारी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि डाइट के भी कुछ पैटर्न होते हैं जो पेशेंट फॉलो नहीं करता, सही यूट्यूब है। से नेट से उठाकर अपने ऊपर अप्लाई करता है और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आते हैं वो उसको वर्स्ट रिएक्शंस देते हैं और वो इल्ज़ाम डाल देता है डाइट पे। डाइट का कसूर नहीं है, लेकिन अपने यही फीमेल्स क्या डाइट्रेशन नेट से से जो बेसिकली देखती करें ना कंसल्ट पहले तो, हाँ। हाँ जी, कंसल्ट कंसल्ट क्लिनिकल डाइटिशियन से कंसल्ट करें कि मुझे ये प्रेजेंट प्रॉब्लम है और मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ को क्लीन तरीके से चलाऊं, मेरी डाइट में कौन कौन सी नेचुरल आइटम्स ऐड हो सकती हैं जो मैं डेली रूटीन में, यानी कि पेशेंट को अपना विटामिन डी बैलेंस रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, जितना अच्छा उसका विटामिन डी होगा। लेकिन विटामिन डी हमारे हार्मोन से भी रिलेट करता है, ठीक है। विटामिन डी जितना कम होगा उतना आप ज़्यादा ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है लो विटामिन डी की वजह से, क्योंकि बॉडी लिथार्जिक हो जाती है, वर्कआउट नहीं कर पा रही होती, और डाइट हम ले रहे होते हैं ऐसी जिसमें वो हाई कार्ब्स होते हैं और जंक फूड्स होते हैं और जिनकी बॉडी हमें रिस्पॉन्स फैट्स की सूरत में दे रही होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप अबव 25 अपनी डाइट में कार्ब, प्रोटीन, फैट्स का इस्तेमाल इस तरह करें कि ऐसी कार्ब जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे, ऐसी प्रोटीन जो आपकी मसल को स्ट्रेंथनिंग दे, ऐसे फैट जो आपकी स्किन को और मसल्स को या आपको ग्लो करे, आपका हेयर फॉल ना हो। अब ठीक ये है। चीजें कैसे पता चलेंगी, ये आपके कंसल्टेंट से आपको पता चलेंगी, ना कि आप नेट से सर्च करें। हो सकता है आप बहुत सी बीमारियों में उस टाइम पे मुब्तला हो और आपको नहीं पता चल बिल्कुल रहा, मे बी बिल्कुल, आप ठीक है ठीक है। डॉक्टर हिबा, हम मजीद इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये भी बात करेंगे कि शुगर लेवल जिनका हाई होता है उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, या मेनोपॉज की वजह से क्या शुगर लेवल हाई हो भी सकता है। ये सब बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है मेनोपॉज के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर थ्रुबा भी मौजूद है। डॉक्टर थ्रुबा, आपसे पहले मैं सवाल करूंगी कि जिस तरह भी मैंने ब्रेक से पहले डॉक्टर हिबा से भी सवाल किया था कि डिले हम खाने के ज़रिए इसको कर सकते हैं, और मज़ीद क्या ऐसा हो सकता है कि मेनोपॉज को डिले किया जाए? अच्छा, मीनोपॉज का जो एक तो नेचुरल जो टाइम है ना, अगर 45 to 50 के दरमियान उसको आ गया, मीनोपॉज हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो अर्ली होता है ना, जिनको अर्ली मीनोपॉज हो, जिसमें मैंने सर्जरी की बात की, सर्जिकल मीनोपॉज है, अब उसमें क्या हुआ कि ओवरीज निकली हैं या यूट्रस है, उसमें भी हम एज सच नहीं देते, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हम चले जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें यूट्रस भी मौजूद है, एग्स भी मौजूद हैं और उसको मीनोपॉज हो गया है, मतलब उसको वो जो पीरियड्स आते हैं वो नहीं आ रहे, हाँ। तो हम ना मेडिकेशन के थ्रू देते हैं। अच्छा, आई हैव क्वेश्चन। मैंने जो मेडिकेशन के लिए जो मैंने चीज़ सुनी हुई है वो ये सुनी है कि ये मेडिकेशन खाने के बाद हाइपरटेंशन हो जाता है, बिल्कुल, तो फिर ये तो फिर थोड़ा सा इसमें खतरनाक मेडिकेशन का लिंक नहीं है। इसमें फिर? मैं बताती हूँ, जो मैंने आपसे बात की, ईस्ट्रोजन ना बहुत बड़ा रोल है फीमेल की बॉडी में, उसका ना, एक तो हम कहते हैं कि ब्यूटी हार्मोन है, एक तो वो चीज़, सेकेंडली वो हमारे पास जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, जो हार्ट का पूरा सिस्टम है, वो उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दूसरा हमारी बोन्स को प्रोटेक्टिव इफेक्ट है एस्ट्रोजन आप कह रहे हैं? एस्ट्रोजन। हाँ, ये हाँ। दो मेन इसके ना जो इफेक्ट हैं, जो जैसे ही अगर मीनोपॉज पे पेशेंट गया, इन दो चीज़ों के लिए अब वो रिस्क पे, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना, उसमें क्या होता है आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में नहीं है। सेकेंडली अब आप रिस्क पे हो कार्डिक डिजीज़ के, क्योंकि अब 45 तक तो बॉडी में ईस्ट्रोजन ओवरीज प्रोड्यूस कर रही थी और आपकी बॉडी को प्रोटेक्टिव इफेक्ट एक मिल रहा था, तो मेनली मीनोपॉज की वजह से भी आपको कार्डिक डिजीज़ का रिस्क है। अब क्या होता है, जो आपने मेडिसिन की बात की कि मेडिसिन की वजह से, इसमें क्या होता है, हमने बहुत सोच समझ के देनी होती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने बात की, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, इरिटेबल हो रही है, बहुत हॉट फ्लैशेस उसको ऐसे हो रहे हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो अब हम ये फैसला लेते हैं, ठीक है, इस पेशेंट को हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट सर में थेरेपी पे बहुत डालना है। दर्द हो रहा होता है सर में अक्सर, बहुत, हाँ। आप देखें, और ये ऐसा होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उनको पता ही नहीं तो होता कि ये एक्चुअली मेडिसिन जो है वेरी करता है आपके अपनी कंडीशन पर, बिल्कुल, कि बिल्कुल। किसकी क्या कंडीशन। अब
ये ना हो कि हर कोई उठा के जो है नहीं ले मेडिसिन खाना सकता। शुरू मैं कर दे। यही हाँ आपकी बात, सॉरी मैं वो कर रही हूँ। हाँ इसके अंदर ये होता है कि जैसे आपने बात की कि कार्डिक डिजीजेस, ये जो मेडिसिन है ये हम बहुत सोच समझ के देते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उसमें हम हाँ नहीं दे हाँ सकते। हाँ किसी को कार्डिक डिजीज पहले रह चुकी है, या वो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, यानी उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल अनकंट्रोल है, उसमें और हम दे ही नहीं फैमिली में सकते। अगर हो हाइपरटेंशन तो फैमिली वाला जिसकी फैमिली में है वो तो खुद रिस्क पे है ना। हाँ हाँ तो हाँ उसमें अगर उसका कंट्रोल है ब्लड प्रेशर, लेकिन सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैं कि हमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट करना होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही बात मैं अभी भी करूंगी कि कंसल्टेंट लेड एडवाइस लेनी है। ऐसा नहीं है वही डॉक्टर हिबा ने जैसे बात की कि आप इंटरनेट पे उठाते हो, आप सारी चीज़ें देखते हो। अब तो इतना ईजी हो गया ना, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन आपने फिर भी अपने जो भी कंसल्टेंट हैं या गायनोकोलॉजिस्ट, आपने उनसे रुजू करना है, बिल्कुल। अच्छा, ताकि अपनी रिसर्च जरूर स्ट्रांग रखा करें। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप गूगल से ना पूछें, आपने पूरी चीजें पूछनी ताकि आप अपने डॉक्टर से क्वेश्चन कर क्रॉस सकें। हाँ क्वेश्चनिंग कर बिल्कुल सकें कि बिल्कुल भाई अगर यूं है तो यूं है, यूं है तो यूं। उससे फिर आपको डॉक्टर सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, बिल्कुल। वरना आपको खुद भी सेल्फ समझ नहीं आ रहा मेडिकेशन होता। अवॉइड बिल्कुल। करनी है अच्छा, सेल्फ। मैं डॉक्टर हिबा की तरफ आऊँगी। डॉक्टर हिबा, एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली उनका वैसे तो इम्पोर्टेंट है, पर आई एम टॉकिंग अबाउट अगर मेनोपॉज की तरफ खातून जा रही है तो, या उसे हो ना भी इस गया सवाल है। से पहले मैं यही सोच रही थी कि मैं जो है ना नाजिया से कहूँ कि एक्सरसाइज का बड़ा मेजर रोल है बहुत रोल आफ्टर है। मेनोपाज। मेनोपाज क्योंकि देखें औरत ने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें वो वर्कआउट की तरफ जाए, कैलोरीज बर्न की तरफ जाए, अपने आप को जिम, वर्कआउट, योगा इन चीज़ों में लाएं, इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइजेस करें। बहुत सी एक्सरसाइजेस, जो चीज़ नेट से देखने वाली है वो देखें, ये चीज़ नेट से देखने वाली है। बहुत सी एक्सरसाइज, बहुत से फॉरनर फिटनेस भी हैं जो आपको जो है ना बताते हैं कि आपने आफ्टर मेनोपाज कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका इंटरनल काम होता है, आपको सूथिंग इफेक्ट आता है, आप हमेशा काम रहते हैं, आपको आप हाइपरटेंशन की तरफ नहीं जाते, आपको गुस्सा कम आता है। ये सारी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं और बाहर के मुल्कों में करते हैं लोग, वो करते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें जो हार्मोन्स वगैरह की जो है ना, आप यकीन करें नाजिया, मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो 52 में भी अभी तक उनका मेनोपाज मेनोपाज नहीं नहीं होता। हुआ होता। ठीक है, तो वो यही रीजन है कि वो उनका अगर हिस्ट्री देखें तो उन्होंने अपनी रूटीन में डाइट को भी प्रेफरेंस दी हुई है, एक्सरसाइज को भी प्रेफरेंस दी हुई है अपनी डेली रूटीन में। जैसे वो कहते हैं हमारा काम इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमारा वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं हमारा काम इंपॉर्टेंट है, इस तरह हमारी क्लीन डाइट इंपॉर्टेंट है। तो जितना अच्छा आप अपने देखिए रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से अपनी डाइट में बैलेंस डाइट रखेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दें, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वीक, 15 डेज इन अ वीक आप अपनी डाइट में चीट रखें। हम भी देते हैं, हम एज अ कंसल्टेंट देते हैं पेशेंट को, ताकि वो एक सब कुछ खाने का आदी हो, लेकिन खाएं सब कुछ, लेकिन एक बैलेंस तरीके से खाएं कि उससे आपकी बॉडी इन फ्यूचर, आप देखें आप अपने लिए कुछ जमा कर रहे हैं, ऐसी चीज जमा कर रहे हैं आपकी बॉडी में जो जिसने आपको आफ्टर 45 ईयर आपको सुकून देना है। तो वो अगर आप ये सोचें कि आफ्टर 45 ईयर अगर मैं अपनी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूं कि वो 45 ईयर्स के बाद मुझे सपोर्ट करें, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको एक बिल्कुल। अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करनी पड़ेगी। एट लीस्ट नाजिया, एट लीस्ट डेली के 10,000 स्टेप्स आप अपनी डाइट रूटीन में ऐड करें। आप जितना मर्जी खा लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने वर्कआउट अलहदा चीज़ है, आप एक्सरसाइज अलहदा चीज़ है, अगर आप डेली की वॉक ही 10,000 स्टेप कर लेते हैं, वो भी आपके लिए बहुत है। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल सही है। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है कि वॉक और एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, बाज़ दफ़ा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इस वजह से भी हो जाता है। डॉक्टर हिबा, आपसे ही सवाल है कि ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने ये देखा है कि जो अगर आप सही किस्म का खाना नहीं खा रहे हैं और उसमें सही न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो भी स्ट्रेस लेवल ख़वातीन के हवाले से बात कर रही हूँ, ज़्यादा हो जाता है। इज़ इट ट्रू? हाँ जी, हाँ, हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, हम कहते हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है, 15 दिन से हमने ना जिंगर बर्गर नहीं खाया, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमने 15 दिन से जो है ना पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो ये क्रेविंग्स हो स्ट्रेस रही हैं। फैक्टर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उनका। ये हाँ, स्ट्रेस राइट। नहीं है, उन्होंने बना दिया है उसको कि मेरी जिंदगी में ये ऐड होगा तो मेरी जिंदगी में सुकून है, नहीं होगा तो मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ या मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। नहीं, दिस इज द लेम एक्सक्यूज।
आप चीज़ों को देखते हुए अपने आप को ये नहीं कह सकते मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हाँ, आप उसके आदी हो गए हैं और उसको छोड़ने के लिए आपको जो है ना मेहनत करनी पड़ रही है और उस मेहनत के लिए आप एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द आंसर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये वाली बात है। थैंक यू सो मच। अभी हम जाएँगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद मज़ीद इस पर बात करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद और बात हो रही है मेनोपॉज़ के हवाले से। अच्छा, मैं डॉक्टर ध्रुबा से भी पूछूंगी। डॉक्टर साहबा, एक तो ये कि ख़वातीन हमने देखा मेनोपॉज़ के बाद ओबेसिटी की तरफ जा रही होती है, उनका जो है वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो ये क्यों, दूसरा ये कि हाइपरटेंशन की बीमारी का तो आपने बताया, क्या इससे क्या डायबिटीज़ भी होने का डर होता है या नहीं होता, या डायबिटीज़ की वजह से या शुगर लेवल हाई होने की वजह से मेनोपॉज़ हो सकता है? बताइएगा ज़रा। अच्छा, इसके अंदर एक तो पहली बात जो शुगर की बात की है, शुगर अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी है, देखें शुगर तो ऐसी बीमारी है ना जो मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर डिस्टर्ब रही है, तो करती है, इसीलिए हाँ। हम कोई पेशेंट अगर प्री डायबिटिक है तो उसको तो मेरी एडवाइस होगी कि आपने अपनी शुगर लेवल पहले से ही कंट्रोल करना है, क्योंकि जो ये साथ में साइड इफ़ेक्ट्स आपको स्टार्ट होंगे या ओबेसिटी स्टार्ट होती है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम, मीनोपॉज से टैकल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे डॉक्टर हिबा ने बात की, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, वॉक, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर लेवल्स आपके कंट्रोल हों, अगर आपके शुगर्स ख़राब हैं तो आप पहले से ही कंसर्न करें ताकि आपकी डायबिटीज़ एक तो लेवल पे हो। और सेकंड क्वेश्चन आपका था कि एक तो ये था, और दूसरा ये कि ओबेसिटी मतलब मोटापा क्यों आ रहा होता है इसके अंदर? मोटापा देखें हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है। आप मीनोपॉज पे गए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का आपका कम हो रहा है, आपकी डाइट आपकी हेल्दी नहीं है, सेकेंडली आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हमारे पास क्या होता है, खवातीन कहती हैं डॉक्टर साहब मैं तो सारा दिन काम ही करती हूँ, वो काम आपका इंक्लूड नहीं होता है। आपने खाना पकाया, घर में कुकिंग या दूसरे काम में आपकी वो एक्सरसाइज या आपकी बॉडी जो है उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही होती है। आपने खाना खा के, हमारी रूटीन ऐसी है, खाना लेट खाना है, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, सोना है खाना खाने के बाद, तो एटलीस्ट आप पेशेंट हमारे पास आते हैं ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप एटलीस्ट खाना खा के 10 मिनट 15 मिनट आपने वॉक लाजमी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर के काम कर रहे हो तो आप एक्टिव हो, घर का मैं सारा काम कर रही हूँ मैं एक्टिव हूँ तो मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। तो इस तरीके से एक तो आपने डाइट को कंट्रोल करना है, सेकेंडली आपने वॉक वगैरह लाजमी रखनी है ताकि जो आप ओबेसिटी पे जाने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना आफ्टर वो मीनोपॉज, तो वो उसको कंट्रोल करना ही आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके जो सारे सिम्टम्स हैं और फिर उस ओबेस जो पेशेंट होता है मोटापे के साथ हमारे पास आती है, उनमें हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बहुत सोच समझ के दे रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर पेशेंट का बीएमआई बहुत ज़्यादा है और हमने किसी वजह से उनकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की, ऐसे पेशेंट में एंडोमेट्रियल सीए होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब बच्चेदानी के कैंसर होने का रिस्क है। फिर जो दवा उसके लिए एक शिफा के तौर पे देनी थी वो उसी के लिए फिर जानलेवा साबित होती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो बेहतर। स्पेशली इसलिए मैंने देखा है, ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले कहते हैं वेट कम कर आए। हार्मोन्स अच्छा, बिल्कुल। कितना वेट होना चाहिए? कम भी तो मुझे भी समझ नहीं आता। बीएमआई आपके नॉर्मल बीएमआई के हाइट और उसके हिसाब से आपका वेट हो, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। मतलब हम लोगों के लिए तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि हार्मोन्स आपकी खराबी वहीं से स्टार्ट होती है। आपका हाँ जी। बीएमआई नॉर्मल होगा ना, आपको ये जो मतलब सबसे पहले आप डॉक्टर हिबा पे भेजेंगी? बिल्कुल डाइटिशियन की तरफ जाएंगे हम लोग। तो डॉक्टर हिबा, अब आपका काम है कि किस तरह से कम करना है वेट। सबसे पहले तो ये तो वेट की बात आती है। अच्छा, मैं तो कहती हूँ फीमेल्स जो कहती हैं ना कि आफ्टर सी सेक्शन भी वेट कम नहीं होता, मैं खुद जीता जागता सबूत हूँ। आई हैव 2 किड्स। मेरा साल पहले जो है ना सी सेक्शन हुआ है, ठीक है, तो मैं 98 पे लाई कर रही थी, करने वाला होना चाहिए। तो मैं अब 68 पे आई हूँ, तो मैंने अगर वो जर्नी जितनी स्ट्रेसफुल गुजारी है, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है, तो हमारे लिए अगर हम ये पेन ले सकते हैं कि ये वेट हमारे ऊपर, देखें आप एक वेट की वजह से ना आप इंसुलिन रेजिस्टेंस अपनी डेवलप बॉडी हो में जाते हैं, क्रिएट कर बिल्कुल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब पैदा होती है तो आप डायबिटीज टाइप 2 की तरफ जाते हैं। क्यों अच्छा। हम कहते हैं कि डायबिटीज टाइप 2 टाइप जो है वो रिवर्सल हो सकती है इफ यू मेंटेन योर डाइटरी मॉडिफिकेशन। ठीक है, जरा इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से बताइएगा कि ये क्यों हो जाती है और ये क्या है? देखिए, वेट ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्ट करने लग जाती है। वो जो कार्ब्स हम गंदे कार्ब्स जिसको कहते हैं, हम जब वो ले रहे होते हैं, हमारी जो बॉडी बॉडी में बीटा सेल
इंसुलिन बना रहे होते हैं वो उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे होते और फैट्स की सूरत में हमारी बॉडी में रह रहे होते हैं। डिपॉजिट हो रहा अब वो जो बीटा सेल हैं उनका भी मतलब वो जो इंसुलिन है वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है ना। अगर हम ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं या ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं तो वो वेट ज़्यादा होने की वजह से वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जो हम कार्ब्स ले रहे होते हैं मज़ीद जंक फूड्स की सूरत में, ऐसे कार्ब्स जो हमारी बॉडी की नीड नहीं है, वो हमें मज़ीद ओवरवेट ओबेसिटी की तरफ ले जा रही होती है। तो जो जो इंसुलिन का काम है हमारी बॉडी का वो सप्रेस हो जाता है और वो रेजिस्ट करने लग जाते हैं हमारी बॉडी में। और जब वो रेजिस्ट करता है, अब ये बहुत क्वेश्चंस करते हैं पेशेंट्स कि टाइप 1 का मरीज भी इंसुलिन ले रहा होता है, टाइप 2 का मरीज भी इंसुलिन ले रहा होता है, क्या फ़र्क है? टाइप 1 का मरीज जो है ना वो जेनेटिकली उसकी बॉडी में बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, वो जीन्स में होता है, जेनेटिकली है वो। लेकिन टाइप 2 में प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन पेशेंट ने अपने आप को इतना इंसुलिन रेजिस्ट कर दिया होता है कि वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता और वो टाइप 2 की तरफ चला जाता है। और जैसे ही देखें बहुत से पेशेंट जैसे ही वो इंसुलिन पे क्यों ना हो, अगर वो टाइप 2 के हैं, अपना वेट कम करते हैं, अपनी डाइटरी हैबिट चेंज करते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं और वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना डाइट पैटर्न ऐसे रख लिया होता है कि मिनिमल कार्ब, ऐसे कार्ब जो बॉडी को एनर्जी दें, हाई प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो मसल स्ट्रेंथनिंग दे, और फैट्स जो उनकी बॉडी के गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखे। ये चीज वो बैलेंस कर लेते हैं और अच्छी एक्सरसाइज, देखें वॉक बहुत जरूरी है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, उसी में आपका ओवरवेट और ओबेसिटी को कम करना है। ये 3 चीजें अगर आप मेंटेन रख लें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी नहीं आपको हिट कर सकती। ठीक है, थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा डॉक्टर ध्रुवा की तरफ आऊँगी कि क्या ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए लाइफस्टाइल में, और स्पेशली हम ये देखते हैं कि 60 के बाद जो है, मतलब चले तो नया नया आपका जो है मेनोपॉज शुरू है, उसके बाद बताइएगा कि इसको जो है कहते हैं ना कि अब आपको इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए कि आप जो है सही तरीके से अपने जो है ज़िंदगी को गुजार सकें। यही सवाल आपसे भी है और यही सवाल मैं डॉक्टर हिबा से भी करूँगी। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि आपने एक तो ना सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट, सेकेंडली गुस्सा आ रहा है तो बर्दाश्त करना होगा। दूसरा पेशेंट ने भी अपनी कंडीशन को उसको पता हो मेरी ये सिम्टम्स हो रहे हैं और अब मैं एजिंग की तरफ जा रही हूँ। वो जैसे मैंने बात की कि आपकी झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई, अब आपकी बोन्स वीक, 60 के बाद तो अगर आपकी कैल्शियम इनटेक और विटामिन डी इनटेक या डाइट प्रॉपर नहीं है ना, तो आपको तो बहुत ज़्यादा हिट करेगा, आपके लिए उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी पेशेंट्स जब मीनोपॉज के बाद, हम उन्हें पोस्ट मीनोपॉजल कहते हैं कि एक दफ़ा 1 साल तक माहवारी नहीं आई है, अब वो बिल्कुल पोस्ट मीनोपॉजल खातून बन गई हैं, तो अब उन्होंने अपना ख्याल आपने खुद रखना है, कोई और नहीं रखेगा। जब तक आप खुद के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे कोई भी नहीं करता। नो डाउट फैमिली सपोर्ट, आपके बच्चों की, बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर हिबा से भी 30 सेकेंड है। डॉक्टर हिबा, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 सारे जो हमें सुन रहे हैं वो ये अपनी डाइट और वर्कआउट और एक्सरसाइज और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। 5 वक्त की नमाज प्रॉपर पढ़ें, वो भी आपकी जो है ना, जो इट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। तो ये अगर हम मेंटेन रख लेंगे अपनी लाइफ में तो हम एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। और आफ्टर मेनोपॉज कोशिश करें कि आप, एक छोटा सा मैं ऐड करूँगी, आपके हस्बैंड का इसमें बहुत रोल है। जिनके हस्बैंड्स हैं उनकी वाइफ के साथ अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो उनकी ये कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। ठीक है। जितना वो नेगेटिव रहते हैं स्ट्रेस फैक्टर और ज़्यादा इंक्रीज होता है। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।